नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 5 राज्यों के चुनावों में से 3 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्य बीजेपी की झोली में गए और बीजेपी की इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव के दौरान ही इंडिया गठबंधन में फूट सामने आ चुकी थी और चुनाव के बाद ये फूट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के खुद के नेता ही हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हार पर मंथन के लिए अब इंडिया गठबंधन ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को ये मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग क्या गठबंधन में पड़ी गांठों को खोल पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगते रहे और आला कमान भी मौन रहा, खामोश रहा। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। इमरजेंसी मीटिंग से आखिर विपक्ष क्या फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती पहले से कई ज्यादा और बढ़ गई है? और क्या इंडिया गठबंधन पर अब टूटने का खतरा और तेजी से मंडरा रहा है? इन तमाम सवालों का आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली, नहीं ये कैंसिल हो गई। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। कोई अलायंस का फर्क विल हैव टू वर्क हार्डर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही कारण है हार का, इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश न जाना, इंडिया गठबंधन के लोगों को प्रचार में नहीं पहुंचना, और उसके बाद कांग्रेस ने बुलाई भी किसी को नहीं। इंडिया अलायंस की पार्ट है आम आदमी पार्टी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी उसके अंदर फैसला लेगा, हम उसके साथ। सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। नहीं, रंजन, ऐसा नहीं, राज्य स्तर पर वो नहीं हुआ, क्योंकि तय हुआ था जो है राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का। तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने जिस तरीके से 3 राज्यों में जीत दर्ज किया है, इसके बाद कई अहम और बड़े सवाल खड़े होते हैं। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय मान लीजिए लिखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि महिला वोटर्स जिनकी संख्या तेजी से इस वक्त देश में बढ़ रही है और मनोबल भी महिलाओं का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महिला फैक्टर बहुत ज्यादा दमदार और अहम 2024 के चुनाव में भी रहने वाला है, क्योंकि घूंघट की ओर से जो ये चुनावी वोट किया गया है महिलाओं के द्वारा इन तमाम राज्यों में, कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत अहम हो जाएगा 2024 के लिए भी। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पीछे छोड़ते हुए भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, जिस तरीके से जनता ने वोट किया है, कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर है, क्योंकि मैंडेट क्लियर के साथ साथ जो पोजीशन है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वो क्लियर हो रही है और साथ ही क्लियर हो रहा है माइंडसेट जनता का जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे दहाड़ में। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, अनुजा कपूर बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद, आकाश मणि पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे इस डिबेट का हिस्सा हैं, रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ और श्याम सुंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ डिबेट में शामिल है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अनुजा जी, आपके पास आते हुए, जिस मुद्दे पर सबसे पहले मैंने चर्चा की है और वो मुद्दा है महिलाओं को लेकर। वो दिन अब बीत चुके हैं, गॉन आर द डेज, जब कहा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आज सशक्त हो रही हैं महिलाएं, आज देश का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, और अब जब चुनावी परिणाम अनुजा जी सामने आए हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर है महिलाओं का, जिसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और इस रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी पहचाना, अमित शाह ने बखूबी पहचाना। अब 2024 की तस्वीर, सबसे पहला सवाल यही कि आपको कैसा नजर आ रहा है महिलाओं के वोट प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, आपको क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? शिखा जी, पहले तो मैं आपके आगे माध्यम से पूरी जनता जो हमारी आज देख रही है, जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रेम, यूथ का प्रेम, वुमेन जो वोटर्स रहे उनका प्रेम
और कार्यकर्ताओं का और जो घरों पर जो हमारे मजदूर लोग रहे, जिनके साथ मोदी जी खड़े रहे, ऑल द वेंडर्स, बिजनेसमैन और गरीब के साथ जो हमारे ओल्ड फैक्टर जो रहा है, जहां पे बुजुर्ग कहते हैं, उन्होंने भी हम सबको दिल खोल कर वोट किया। और आज हम तीनों स्टेट्स पे, छत्तीसगढ़ का तो प्रणाम जानते ही कि किस तरीके से खूबसूरती से सामने आया है, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर जो वुमेन वोटर्स हैं उसका प्रचलन आपके सामने जरूर नजर आया है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर अगर आप देखें राजस्थान के अंदर किस तरीके से एक औरत का प्रताड़ना उसका नंबर 1 स्टेट दिखाया गया था। और कई बार हम इस बात के बारे में कहते हैं कि प्रियंका जी भूल गई, मणिपुर की बात करती रही और राजस्थान भूल गई। काश आज राजस्थान गई होती तो आज आप जीत रही होती कम से कम वुमेन वोट। तो ये वुमेन वोट है जिसकी पावर आपने घूंघट की आड़ में जो आपने बात करी, उसी घूंघट की आड़ को मोदी जी ने मजबूत किया है। अगर आप एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को चाहिए फाइनेंस, एक औरत को चाहिए उसका घर, एक औरत को चाहिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत, उसकी आबरू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बहुत बातें करी थी ना इन्होंने, वही लाडली योजना आज सामने निकल कर भी आ रही है। आप जनधन देख लीजिए, आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड देख लीजिए। आप यहाँ पर अगर औरतों की जो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान पर उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखना है, उस एरिया को देख लीजिए। रेशियो देख लीजिए, मोदी जी के टाइम पर जो रेशियो है वो कितना तगड़ा निकल कर आया है। तो आप ये देखिए कि मलकाना हक से लेकर प्रॉपर्टीज का हिंदू सक्सेशन एक्ट में मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, औरतों को हक देने में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कास्टिज्म के अंदर बात नहीं करी। उन्होंने कहा अगर जाति है तो गरीब जाति है, यूथ जाति है, एक वुमेनहुड जाति है। आप देखिए कि जितनी जगहों पर हम लोग बात करते आए हैं, ये जातियां पता नहीं शायद ये समझ नहीं पाए ऑपोजिशन पार्टी। आज मोदी जी का अगर आप गारंटी कार्ड की बात करते हैं तो जो ये इलेक्शन की जो लड़ाई रही है वो है फ्री बीज वर्सेस मोदी गारंटी कार्ड। और पन्ना प्रमुख पंच परमेश्वर की जो इज्जत कैसे करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, अलखनामा जिनको ये हम लोग को कहा भी इन्होंने कि मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनको ये अलखनामा है। और कितना इन्होंने वसुंधरा राजे जी के बारे में बात किया, शिवराज सिंह चौहान जी के, अरे मतलब नॉनसेंस बातें ये लोग करते रहे। वो अब इन्होंने कास्टिज्म के ऊपर बात करी कि हम लोग ओपीएस भी लेकर आ रहे हैं, कास्टिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, लेकर आए हैं सर्वे। क्या चला आपका? पनौती बोली आपने मोदी जी को, क्या चला? अब आप बताइए, पनौती की अगर बात हम लोग करते तो कौन कहां पर पनौती नजर आते हैं? बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। आप कभी मोदी जी को आपने चौकीदार बोला, कभी आपने उनको नीच बोला। अरे आज इससे बड़ा देश क्या हो सकता है कि आज एक ओबीसी वर्ग से चुनता हुआ एक इंसान आज आपके देश को लीड कर रहा है इन द वर्ल्ड। आप लोगों में हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हम उनके बाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने कोविंद जी के साथ क्या हाल किया? और आदिवासी, लुक एट द रिजल्ट, हु इज लीडिंग भारत इन द वर्ल्ड। ये तो सही, आप कहां खड़े हैं? अरे आपके चीफ सेक्रेटरी तक आप लोगों ने किसी स्टेट में आपका कोई ओबीसी का नहीं था, ओबीसी के नारे लगा रहे थे आप लोग। औरतों की सशक्तिकरण की बात करते तो पार्लियामेंट में सशक्तिकरण 33% हम लेकर आए। आपने शुरुआत करी, खत्म हमने किया। हमें वो थी हिम्मत, विल ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन अनुजा जी, ये तो एक बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर है और वाकई जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स कहीं ना कहीं हो जाते थे, ये जो चुनावी मुद्दों में सांप्रदायिकता आती थी, उससे इतर इस बार का चुनाव लड़ा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जयराम रमेश का एक ट्वीट है, मैं एक बार पढ़ के अपने पैनलिस्ट को सुनाना चाहूंगी। उन्होंने अपनी हार को कबूला है उस ट्वीट में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वोट शेयरिंग की बात कही है, बहुत ही क्विकली मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंस है वोट शेयर का वो बहुत कम है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने लिखा है कि 46.3% बीजेपी को मिला है, वहीं कांग्रेस को 42.2%। वैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.6%, कांग्रेस को 40.4%। आप समझिए अनुजा जी, ये जो डिफरेंस है बहुत मिनिमल है। राजस्थान में बीजेपी को 41.7, कांग्रेस को 39.5%।
तो अब ऐसे चलिए, में आपको बहुत इसका- बड़ा सवाल इसका ये एक- है कि एक- वोट शेयर, अनुजा जी, वोट शेयर जो है वो बहुत कम है, यानी अभी भी सोचने की तो जरूरत है। क्विक रिएक्शन आपका चाहेंगे, फिर मैं आकाश जी आपके पास आती हूँ। ये उसी तरीके से जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। इंडिया ने 9 मैच जीते थे पर ऑस्ट्रेलिया ने 7, पर जब एंड के अंदर मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के ले गया तो विनिंग की पोजीशन वहां पर सामने खड़ी होती है। प्लीज लुक इनटू इट। चिंतन आप लोग को करने की जरूरत है। कांग्रेस, मुझे लगता है मोदी जी से आप सीखिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सिर पर और उठाकर कैसे चला जाता है। एंड हम लोगों ने जो इलेक्शन जीता है वो एज ए कैडर बेस्ड पार्टी के हिसाब से जीता है। यहाँ पर कोई सीएम का फेस नहीं था, कोई मोदी जी से रिलेटेड फेस और नहीं इसी था। फैक्टर मोदी को जी की अनुजा जी नीतियों पहले पर विपक्ष की काम तरफ हुआ से है। भुनाया भी जा रहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन विनिंग फैक्टर्स बदल गए यहाँ पे। आकाश जी, कांग्रेस को कितना ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 की तस्वीर इंडिया गठबंधन की जब हम देखते हैं तो वो टूटा टूटा सा नजर आता है, हर कोई अलग अलग चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे क्या 2024 सध पाएगा? देखिए शिखा जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कि अनुजा जी ने फिगर्स दिए हैं। 2012 में 2 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ था और 2021 में 4,44,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ था एज पर एनसीआरबी डेटा। एनसीआरबी तो सरकारी डेटा है नेशनली। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम नहीं हुआ, बढ़ा है। पर मैं आज उनकी बात से सहमत हूँ। आत्मचिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस को, और बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सोचिए कि एक पार्टी आप लड़ते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान में। चलो राजस्थान में हम बोल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, पर क्या था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वैसा कुछ नहीं था। क्यों आप हारे? क्यों हमारे नेता जो कांग्रेस के नेता है, क्यों उन्होंने बोला अखिलेश अखिलेश, जबकि उनको पता था कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में है। उनको पता था कि मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया जहां जो सटा है उत्तर प्रदेश से, वहां पे उनका ये शब्दावली उनके लिए विपरीत साबित होगा। उनको सोचना चाहिए। फिर आप वही करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व। आप जाते हैं बागेश्वर धाम, वहां पे जाके नमन करते हैं। अगर आपको क्यों वोट करे? अगर मुझे हिंदुत्व को ही चूज करना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, कांग्रेस को नहीं वोट करूंगा। तो कांग्रेस को बात करना चाहिए मुद्दों पे, पर आपने मुद्दे छोड़ दिए। फिर आप, और यहाँ पे एक और चीज है कि सेंट्रल लीडरशिप की बात ना मानना। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ना राजस्थान में हम किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे। क्या हमें पता नहीं वसुंधरा राजे जी बहुत बड़ा चेहरा है राजस्थान के, पर क्या उसके खिलाफ कोई बातचीत होती है? नहीं होती है। बाहर आउटसाइड बातचीत नहीं होती है। पर जब राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ आ जाए, क्या सचिन पायलट ने उतनी सभाएं की? अपने खेमे के अंदर जो उठा पटक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूब रही है। रमेश जी, अभी जो डेटा और बघेल एंड टीएस सिंह विद्यावती। और एक चीज, एक आखिरी बात बोलूंगा कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसे टीएमसी है, जैसे तेजस्वी यादव है, आपको अपने मुद्दों को जमीनी स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, आप अगर गए होंगे ग्रास रूट पे, ओबीसी के बारे में वो बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पता है जातीय जनगणना के बारे में? क्या उनको ग्रास रूट में पता है कि हाँ, मैंने नोट कर लिया ये। रमेश जी, देखिए जो वोटिंग, जो शेयरिंग थी, जो वोट परसेंटेज है, जो डिफरेंस है, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी 2024 में बीजेपी के पूरे खेल को ये पलट देगा? क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, इसको बहुत ही मिनिमम ही कहा जाता है, मिनिमल है ये डिफरेंस। तो क्या ये खेल पलट जाएगा या 2024 की तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रही है कि मोदी मोदी ही होने वाला है 2024 में? जी, अभी जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है उन्होंने एक अच्छी बात कही। जबकि इंडिया 8, 9, 10, 11 मैच जीत जाती है, उसके बाद में फाइनल हार जाती है। तो क्रिकेट मैच और कोई भी चुनाव से आप आखिर तक अनुमान नहीं लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। हमने यही अनुमान लगाया था कि भाई जो राजस्थान है उसमें कांटे की टक्कर रहेगी और जो छत्तीसगढ़ है वो शायद कांग्रेस के पास रहे। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान थे, लोगों के अनुमान थे, वो सारे बदल गए। अब बात आ जाती है रिजल्ट पे कि रिजल्ट ये बदला कैसे, रिजल्ट इस तरीके का दिखा कैसे हमें। देखिए,
कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी रही है बहुत जबरदस्त रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे कांग्रेस की गलती क्या रही है? कांग्रेस ने पूरा का पूरा सारा सेंट्रल जो इनके शीर्ष नेता थे उनके ऊपर छोड़ दिया। इन्होंने जो स्थानीय जो नेता थे उनको नकारा, और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, दो नेताओं में जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट हो जाए, अशोक गहलोत हो, इनके बीच में जो अंतरकलह था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो आखिर तक हावी रहा। इसी का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया। अब यही चीजें कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में भी रही हैं, दिखाई देती रही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सारे चीज को, जितना भी डेंट था उसको इन्होंने मैनेज करा, उनको पूरा करा। जिस तरीके से 500 का इन्होंने सिलेंडर देने की बात करी, इन्होंने खटाक से 50 रुपए उसमें कम करके 450 रुपए का इन्होंने दे दिया। अभी भाजपा प्रवक्ता मैडम ने बिल्कुल सही कहा, एक वुमेन को क्या चाहिए? उनको अपनी गृहस्थी चलानी होती है, उनको अपना एक घर चलाना होता है, उनको बजट से मतलब होता है। हर महिलाओं ने सोचा जब 450 में सिलेंडर मिलेगा तो हमें अच्छी बात है, लेकिन इसके मायने को हमें समझना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी सडनली ये सब कर पाएगी? इस समय 5,47,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और सैलरी बड़ी मुश्किल से दी जा रही है, जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी मुश्किल से दी जा रही है। जो बच्चा भी पैदा हो रहा है राजस्थान में, वो 65,000 रुपए का अपने ऊपर कर्ज लेके जन्म ले रहा है। क्या ये सब आप पूरा कर लोगे? उसके बाद में इतनी सारी योजनाएं जो आपने भरमार खोल दी है, क्या आप साल में 2 साल तक ये लागू कर पाओगे? ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा थोड़ी फंसती हुई दिखाई देती है यहाँ पे। जैसे अभी आपने कहा कि 2024 का क्या क्लियर हो गया है, यहीं पे नहीं लगता है कि क्लियर हुआ नहीं है। क्यों? अभी मैच फंसा हुआ है, लास्ट ओवर है। अब लास्ट ओवर में क्या देखते हैं, ये लोग हार्दिक पांड्या को लगाते हैं या स्पिनर लगाते हैं, कैसे रमेश लगाते जी, हैं? ये क्योंकि तो अभी 5-6 महीने का- परसेप्शन क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से जो सीख करके आगे चलता है सिकंदर वही होता है। आप ही कह रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे बीजेपी ने समझा कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और वो किया गया। एक सेकंड में जरा श्याम जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। श्याम जी, तो क्या पूरी बाजी आपको पलटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? और जब बात कांग्रेस की वैल्यू की हो रही है तो क्या लग रहा है ये जो चुनावी परिणाम थे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब तक इंडिया अलायंस के साथ जो मीटिंग्स नहीं कर रही थी, जो अब 6 तारीख को होने वाला है, सबसे मजबूती के साथ कांग्रेस उतरती सीट शेयरिंग को लेकर। अगर इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की जीत होती तो, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली है, जो कि एक बम्पर जीत जरूर है कांग्रेस के लिए। पहली बार वहां पर सरकार बन रही है कांग्रेस की। लेकिन ये जो 3 राज्य, और खासतौर पर मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आश्वस्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, राजस्थान के लिए बहुत आश्वस्त नहीं थे। अब ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में क्या अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ेगा अखिलेश के सामने, तेजस्वी के सामने और खासतौर पर नीतीश के सामने? देखिए शिखा जी, एक तो मेरी एक शिकायत है कि मैं हम पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे राजनीतिक विश्लेषक बताया गया, तो मैं नाम चलिए माफ कीजिएगा, मैं इसको करेक्ट कर। दूसरा जो सवाल है कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का, तो ये जो पूरा चुनावी खेल है और इसके जो रिजल्ट हैं उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस पर पूरी तरह से आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि पिछले कम से कम मैं जो 1 दशक से उनको नोटिस कर रहा हूं, तो उन्होंने हिंदी को नकार दिया, हिंदुओं को नकार दिया, अपनी पार्टी के युवाओं को नकार दिया, और जो झूठे और बनावटी मुद्दे हैं उनके साथ वो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको पूरी तरह से उन्होंने मार्क्सवादियों के गोद में डाल दिया। आप देखेंगे तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पूरे देश के मार्क्सवादी नेताओं को चुन चुन करके वहां के लोगों को अपना लिया और अपनी पार्टी के जितने भी यूथ लीडर थे उन सबों को किनारे लगा दिया। अब 82 साल के बूढ़े आदमी के कंधे पर सवार होकर के वो अगर नैया पार लगाना चाहते हैं और किनारा पकड़ना चाहते हैं, भारत के नौजवानों से डर करके वो अपना एक राजनीतिक वजूद खड़ा करना चाहते हैं और लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको नकार करके आप बताइए कि G20 में पूरे भारत में, देश में, पूरी दुनिया के टॉप 20 लीडर आए हुए थे और वो उसी समय भारत के बाहर बैठ करके जो चाइना ने एक तरह से कहिए कि G20 में हमारा एक तरह से बहिष्कार किया, उसकी वो बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना की नीति स्पष्ट है, भारत की नीति अस्पष्ट है। आप भारत के उद्योगपतियों को 24 घंटा वो सुबह से लेकर शाम तक नाम जपते रहते हैं, अंबानी, अडानी और किसी किसी का, और विदेशी
कह लीजिए कि जॉर्ज सोरोस के फंड से ये सर्वविदित है, सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस अब कांग्रेस को चला रहे हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसों ने बनाया, आज उसको अगर जॉर्ज सोरोस चलाएंगे, आज उसको अगर मार्क्सवादी लोग चलाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा। और वास्तव में पनौती कौन है ये साबित हो गया। तेलंगाना सबसे कम गए राहुल गांधी, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। हिमाचल नहीं गए राहुल गांधी, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन जहां जहां राहुल गांधी ज्यादा ये अपना तिकड़म भिड़ाते हैं, वहां वहां देखिए कि कांग्रेस की क्या गति है। और दूसरी बात, एक प्रमुख बात कहूंगा कि पिछले 30, 35, 40 सालों के राजनीतिक इतिहास को आप उठाकर देखें तो पूरा जो ये हिंदी पट्टी राज है, वहां कांग्रेस गायब हो गई। कारण क्या है कि आपके शीला दीक्षित जी को 15 साल की मुख्यमंत्री की जो अरविंद केजरीवाल चुनाव हराते हैं और तमाम तरह के तोहमत लगाते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, आप उसी आम आदमी पार्टी के साथ आप जाकर के सरकार बना लेते हैं। नतीजा क्या होता है, पूरे दिल्ली में चुनाव, कांग्रेस का अगला चुनाव है सुपरा साहब। कर्नाटक में जिस सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं, आप फिर कुमारस्वामी को आप तुरंत अपना नेता मान लेते हैं। आपको कुमारस्वामी ने हराने का काम किया, आपने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री मान लिया। जहां सपा ने उसको समाप्त किया उत्तर प्रदेश में, आरजेडी ने समाप्त किया आपको बिहार में, उन तमाम राज्यों में ममता बनर्जी ने आपको समाप्त किया पश्चिम बंगाल में, उन तमाम लोगों के पैरों में आप गिरे पड़े हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी एक बड़ी बात इस चुनाव में मुझे जो लगता है कि बड़ा कारक साबित हुआ है, जिस तरह से इंडी अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने भरे सदन के अंदर महिलाओं के प्रति टिप्पणी की और जीतन राम मांझी जी को एक तरह से गाली गलौज किया, तुम तड़ाक की भाषा में बेइज्जत करने का काम किया। और राहुल गांधी के साथ तमाम जो इंडी अलायंस के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली, उसका भी बड़ा असर हुआ है। आप अगर केवल जाति जनगणना के नाम पर लोगों को ठगने का काम करेंगे और जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसके नेताओं को आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसको कमतर बताने की कोशिश करेंगे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। और सनातन पर जो हमला उदयनिधि मारन के द्वारा कराया गया, बिहार में जो हिंदू पर्वों में कटौती करते चले जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो ये तुष्टीकरण की नीति एंटनी के रिपोर्ट में भी था 2014 में। तुष्टीकरण की जो ये रणनीति अपनाई जा रही है, ये 2024 में इफेक्ट करेगी या नहीं, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो तमाम बिखरे हुए जो दल थे इस वक्त इंडी अलायंस के, अनुजा जी, इस पे आपका रिएक्शन चाहिए मुझे, क्योंकि ये खतरा अभी आपके लिए टला नहीं है, क्योंकि खतरे की अगली घंटी है जो बजने वाली है। श्याम जी, हाँ प्लीज क्विकली आप खत्म। मैंने कहा 2014 में एंटनी रिपोर्ट ने यही बात कही थी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने उस पर आत्मचिंतन नहीं किया। अगर वो बैठेंगे तो उनको फिर यही लगेगा कि देश अब तुष्टीकरण नहीं चाहता, देश अब जाति में बंटना नहीं चाहता, देश अब इकट्ठा होकर के पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनना चाहता है। और एक एक नौजवान, एक एक बच्चा अपना भविष्य नरेंद्र मोदी जी के तरफ देख चुका है और नरेंद्र मोदी जी के साथ चल और इसलिए मैंने कहा भी, इसलिए मैंने श्याम जी कहा भी कि राजनीति का एक नया अध्याय अब लिखा जा रहा है भारत के लोकतंत्र में। अनुजा जी, जिस सवाल पे मैं आ रही थी आपके पास कि ये खतरे की घंटी अभी भी है, क्योंकि ये जो दल आपस में बट गए थे, इमीडिएटली कांग्रेस ने स्टेप लिया है 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे ओनरशिप के साथ उस अलायंस के साथ अगली मीटिंग कर रहे। देखिए, कॉन्सेप्ट कांग्रेस का आपको लगता है पूरा क्लियर था, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जिसमें अखिलेश उनको तमाम बातें कहकर चले गए, 4 बातें सुना करके नीतीश कुमार चले गए कि सब अलग अलग दल लड़ रहे हैं। खैर, आपस में तो ये लड़ ही रहे हैं अंदर खेमे में, लेकिन 6 तारीख को क्या आपको लगता है कि ये अलायंस जो है एक बार फिर से एकजुट होगा और बीजेपी के लिए ये एक तरीके से एक नए चुनौती के तौर पर उभरेगा 2024 के लिए? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल सामने बिल्कुल साफ है। और जिस तरह से रमेश ठाकुर जी एक शतमुर्ख बनकर बहुत बातें कह गए, तो मुझे इस बात पर एतराज रहा है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से बोला गया, एक अध्यक्ष सामने आया और लोगों ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो इसका सबसे बड़ा रास्ता मोदी जी की गारंटी जो ग्राउंड धर पर जो पूरी करी, जो मैनिफेस्टो में लिखा, इसको कहते हैं वॉक द टॉक, वो करके दिखाया। राम मतलब अयोध्या में श्री राम को ले आए, अब तो राजस्थान में भी ले आए और छत्तीसगढ़ में भी ले आए, और चंद्र मतलब कि चांद पर भी चंद्रयान 3 को लेकर चले गए। तो जहां पर ये सामने बात कर रहे हैं, एक तो ये देखने वाली बात बहुत जरूरी कि
इंडिया अलायंस का जन्म जो है 56 इंच की छाती को काउंटर करने के लिए हुआ था। मुझे लगता है कि अगर ये अकेले में लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कहीं तो कहीं पहुंचता, बट हमारे लिए बहुत अच्छा कर गए। तो मैं इसलिए इन सबको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि 2024 में भी आप इसी तरीके से लड़ते रहें। 2023 2018 के अंदर आप लोगों ने मोदी जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे, आप लोगों ने हमें जिताया। मैं आप लोगों को इसी तरीके से धन्यवाद देती रहूंगी। और अब मोदी जी वापस आ रहे हैं क्योंकि अपनी गारंटी वो खुद देते हैं। आप लोगों की गारंटी जो है वो सबके सामने है, आप लोगों के कांड जो हैं वो सबके सामने है। और आप सीबीआई ईडी की बात करते रह गए। आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हुए मैं बात बता दूं कि कश्मीर में आज जिस जगह पर इंडिया का फ्लैग लगता है, ये इंडिया इंडिया करते रहे, वहां पर इंडिया का फ्लैग लगा आपके टाइम पर, वो मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान हार गया, आज चलिए हार गया। अनुजा जी, एक बड़ी खबर मिल रही है आपकी बातों को जोड़ते हुए। देखिए 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर ममता बनर्जी का रिएक्शन है। उन्होंने कहा मुझे बैठक को लेकर के जानकारी ही नहीं है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक है 6 दिसंबर को। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान है कि मुझे इस मीटिंग को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। रमेश जी, आपका रिएक्शन देखिए, ये टूट की क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब ये प्रत्यक्ष में ही यही बात सामने खुलकर आ जाती है। अखिलेश जी को हमने देख लिया, नीतीश कुमार को देख लिया, और अब ममता बनर्जी भी वही बोल रही हैं। क्या कर पाएगी कांग्रेस 2024 में? रमेश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको शिखा जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। शिखा, जिस तरीके से देखो कांग्रेस ने अभी हार हुई है, तो वो पहले देखो बड़े भाई की भूमिका में थे कि जो भी गठबंधन होगा या जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हम लोग लेंगे। और यदा कदा ऐसे हो भी रहा था, लेकिन इस हार ने ये सारे जो मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। अब 6 तारीख की परसों जो मीटिंग होने वाली है, अभी मुझे नहीं मालूम, अभी आपने ब्रेकिंग चलाई है तो मुझे पता चल रहा है कि ममता जी को इनविटेशन नहीं दिया गया और वो नहीं आएंगी, शायद इस तरीके का कुछ वो फैसला वो ले लेती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा, अगर बड़े चेहरे जो में देखा जाए तो ममता जी हैं, उनको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। ये तो लोग रमेश जी आएंगे, आप मान रहे हैं ना, कांग्रेस मान रही है। अगर आपने उन तमाम मीटिंग्स की तस्वीरें अगर आपको याद हो, सेंटर में सोनिया गांधी होती है, मल्लिकार्जुन टू हर राइट, टू हर लेफ्ट राहुल गांधी की तस्वीर, और बाकी जो सहयोगी दल के बड़े चेहरे सो कॉल्ड आप कह रहे हैं, वो छोटी छोटी तस्वीरों में सिमट कर रह जाते हैं। यही प्रॉब्लम कांग्रेस की है कि अपने सिचुएशन से अगर कांग्रेस ये नहीं तय कर पाएगी कि हार उसकी कहां पर हो रही है, तो फिर 2024 क्या, उसके अगले 5 साल के चुनाव में भी ये स्थिति कांग्रेस की होगी। जरूरी है कि कहां हारे हम। नहीं शिखा, देखो एक शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने सो कॉल्ड कहा है, हमारा कोई हक नहीं बनता है किसी को हम कथित बोले हैं। ये राजनीति है, और राजनीति में कांग्रेस मानती है। मैंने आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ रमेश जी, ये क्योंकि कांग्रेस मानती नहीं है, ये कांग्रेस की तस्वीरों में दिखता है। ये मेरे और आपके शब्द नहीं हो सकते, कांग्रेस की प्रतिक्रिया होती है सर जी। अब आप बात पूरी कीजिए। उसका नतीजा उनको दिखाई दे रहा है, हार रहे हैं, सारे हिंदी पट्टी के राज उनके हाथ से निकल गए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, कोई भी पार्टी अपने को बौराए ना कि नहीं हम हैं तो हम ही है, कुछ नहीं है। मिजोरम का चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। जुमा 4.5 साल की पनपी हुई पार्टी, जो पार्टी ने 4 साल पहले जो उन्होंने अपना नींव रखी, आज देखो कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके और मिजो फ्रंट को लेके सबको धूल चटाते हुए आज सरकार बना रही है। दिल्ली में हम लोगों ने देखा और भी देखा, तो इस तरीके से कांग्रेस की जहां तक बात है, फाइट में रही है, रनअप रही है, वो पिछड़ी नहीं है। अब अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ेंगे तो सिक्का एक ही तो हारेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। अगर कांग्रेस हार रही है तो आगे बहुत सारे मौके उनको मिलेंगे। कमत्तर किसी को नहीं देखना चाहिए। हाँ, तैयारी कोई किस तरीके से कर रहा।
रमेश जी, आप शायद म्यूट हो गए हैं। मैं क्विक रिएक्शन आकाश जी का ले लेती हूँ। आकाश जी, नब्ज को पकड़ने की जो बात होती है ना, ये सबसे अहम होता है परीक्षा में। जब भी कोई परीक्षार्थी बैठता है तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चनर क्या सेटअप हो रहा है उसको लेकर के वो पहले से ही एनालिसिस कर पाए। अब देखिए, कुछ चुनावी मुद्दे थे जैसे कि सनातन का मुद्दा, जैसे कि सांप्रदायिक मुद्दे। अब कांग्रेस इन तमाम चुनाव में जो इस समय विधानसभा में हुए, इन फैक्टर्स को पकड़ती गई। लेकिन इस बार का जो चुनाव था उसका ग्राउंड था किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, कैसे जो चुनावी मंत्र है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई, जो फ्रीबीज भी कहा जाता है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां सजग भी रहती है। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर था सबसे पहले महिला फैक्टर। महिला सशक्त होगी, देश सशक्त होगा, और सशक्त होने के साथ साथ जो महिलाओं के अंदर जोश होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा भी कि घूंघट के ऊंट से जो है इस बार चुनावी वोट पड़े हैं, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। ओनरशिप जो कांग्रेस कभी लेती नहीं है, नब्ज टटोलने की कोशिश, यानी ऑन ग्राउंड काम करना 2024 के लिए कांग्रेस के लिए बहुत अहम है या फिर नहीं? देखिए शिखा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सोचा जा रहा है कि 2024 जीत के परे है इंडिया अलायंस के लिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी हार सकती है, इंडिया अलायंस जीत सकती है, पर उसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपको अपना मैनेजमेंट स्किल दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे खेल नहीं सकते कि भाई आप गए एक जगह पे और जाके अचानक आप जीत जाएंगे। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा लोगों पे। और रही बात वादों की, वादे छत्तीसगढ़ में भी किए गए, महिलाओं के लिए वादे किए गए थे। लाडली योजना लाई गई, उससे पहले कांग्रेस ने वैसा ही एक योजना चलाई थी मध्य प्रदेश में। पर इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ये सारा जो है ये सिर्फ वादों में रह जाता है। आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक बात मैं कहूंगा, उदयनिधि मारन ने सनातन के खिलाफ बात कही। हाँ। क्या भारत की जो इंडिया अलायंस है, क्या सबको मिलके इसका खंडन नहीं करना चाहिए था? नहीं, यही तो आकाश जी दिक्कत हो रही है कि सब मिलकर के हैंडल कर रहे हैं ना। शीर्ष नेतृत्व कौन होगा यही तो समझ में नहीं। ये एक डिफरेंस ऑफ थॉट है जो क्रिएट करना पड़ेगा। वहां तो इंडिया अलायंस में जितने तमाम पार्टीज हैं, अब आपने कहा जैसे कि ममता बनर्जी हैं, वो टॉप मोस्ट है। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं संयोजक हूं, और फिर कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है ही देश की। यही पे तो डिफरेंस ऑफ थॉट्स हो रहा है। अनुजा जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं? मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 के अंदर एक जो हमारा भारत है वो डेवलप्ड भारत निकल कर सामने आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसलिए नजर आती है कि मोदी जी ने देश हित को आगे रखते हुए हर स्टेट्स में जहां पर उनकी सरकार नहीं भी थी, वहां पर भी स्टेट को डेवलप करने के लिए जिस तरीके से काम किया है वो भी बहुत बड़ी बात आगे रही है। छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ के जॉब मनरेगा के थ्रू पैसा दिया गया। 7,500 करोड़ के करीब डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट दिए गए। राजस्थान में आप अगर देखें तो 2 लाख करोड़ 10 साल में दिया गया और 7 लाख करोड़ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। तो आज आप बात कर लीजिए, मैं फिर कहती हूँ कि शतुर्मुर्ख की तरह बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि हम आगे आएंगे और इंडिया अलायंस को लेकर आगे आएंगे। अरे आपके खुद के अंदर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में देखिए सीएम और डिप्टी सीएम। अरे आपके खुद के अंदर इतनी लड़ाइयां चलती हैं, आप लोग खुद इस तरीके से परिवारवाद के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक आप नेशन फर्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है मैम, पार्टी सेकंड नहीं करेंगे और अपने आप को सबसे आखिरी में नहीं करेंगे और अंत्योदय के अंदर अनुजा जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं एक क्विक रिएक्शन श्याम जी से ले लेती हूँ। श्याम जी, अनुजा जी जिन फैक्टर्स पे बात कर रही है, ये धरातल पर कितना सच आपको नजर आता है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश ने काम किया पिछले, जब से मोदी सरकार आई है, जिस तरह से आप हाईवेज का देख लें, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का देख लें, जिस तरह से रेल नेटवर्क का विस्तार देख लें, जिस तरह से एम्स का विस्तार देख लें, जिस तरह से IIT का विस्तार देख लें, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार देख लें, एक एक पूरे देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का जो उनका निर्णय है। और शिखा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहूँगा,
देश में अब राहुल गांधी कितना होमवर्क करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। आज वो फिर हो सकता है 15 दिन के लिए कहाँ अज्ञातवास पर चले जाए, नहीं पता है। मोदी जी फिर देखिए आज कल चुनाव जीता है, आज मुंबई में है। लेकिन कितना मतलब विकट स्थिति है विपक्ष की, और कांग्रेस तो कभी विश्वसनीय रही नहीं, वो तो 77 से उसका इतिहास है। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ कि बेरोजगारी, हाँ बस क्विक, ये बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं और देश में हंगामा मचाते हैं। आप देखिए कि ईरान, ब्राजील, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह से हमारा बेरोजगारी दर आज कम है। आप देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा बेटियों की अगर कहीं असुरक्षा है तो वो राजस्थान है। और आप जो इन तमाम चीजों को नकारते हुए आप जबरदस्ती का मुद्दा थोपना चाहते हैं, तो ये इन चीजों को अब देश के नौजवान सब कुछ समझ रहे हैं और सोच समझ के आज की जनता जो है विचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दहाड़ के इसका हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखिए चुनावी फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से तय है। 2024 का अब है रण, और जो जनता है वो पूरे विश्वास के साथ इस रण में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो चुनावी मुद्दे हैं वो बाइफकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक मुद्दा आउट हो चुका है और सियासत के रण में जिस तरीके से इस वक्त महिलाओं का रंग देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 2024 का रण तैयार है, आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज इस रण को साधने की कोशिश करती है।